सोचिए एक ऐसा टाइम जब सिर्फ गरीब लोग टैक्स देते थे और जो अमीर रिच पर्सन्स हैं वो मज़े में रहते थे, उनको कोई टैक्स नहीं देना होता था। गरीब जनता जब भूख से मर रही थी, राजा रानी तब महलों में ऐशो और आराम से रह रहे थे। फिर जनता ने ऐसा तूफान उठाया जिसने पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना उसको चेंज करके रख दिया। दैट इज कॉल्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 जब फ्रांस में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसे आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। उस समय फ्रांस के जो राजा थे, किंग लुइस 16, उनका रूल था। राजा और रानी तो महलों में आराम कर रहे थे, लेकिन जब आम जनता भुखमरी से मर रही थी तब वहाँ पर किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो हमारी सोसाइटी थी उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। क्लर्जी यानी चर्च के लोग जो कि टैक्स नहीं देते थे। सेकंड, नोबिलिटी, रईस और जमींदार लोग जो भी टैक्स नहीं देते थे। थर्ड वन इज कॉमन पीपल, किसान, मजदूर, व्यापारी, डॉक्टर, टीचर, सारा टैक्स का बर्डन इन्हीं पर था। उस टाइम पर वहाँ वुमेन्स की क्या सिचुएशंस थी, स्लेव्स के साथ क्या अत्याचार, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, एवरीडे वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा था, क्या उनका रूटीन लाइफ था, नेपोलियन का राइज कैसे हुआ, कैसे उसका डिक्लाइन हुआ, हम इस चैप्टर में पूरी तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इमेजिन 18th सेंचुरी के एंड में फ्रांस के बारे में आप सोचो। एक वहाँ पे ऐसा सिस्टम हो रखा था कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वहीं उसी टाइम पे कुछ लोग भुखमरी, स्ट्रगल, इस टेंशन में जी रहे थे। 18th सेंचुरी के एंड में फ्रांस के जो सिटीजन्स थे इनको मेजरली 3 ग्रुप्स में, 3 एस्टेट्स में डिवाइड किया गया था। आइए देख लेते हैं क्या क्या थे वो 3 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप जिसे हम बोल सकते हैं वो था हमारा क्लर्जी यानी चर्च वाले जो लोग थे। इसमें हमारे प्रिस्ट यानी पुजारी, चर्च में जो होते हैं ना फादर, बिशॉप्स और मॉन्क यानी भिक्षु, ये सब शामिल थे। ये लोग बहुत रिच थे और टैक्स फ्री भी थे। उनको किसी तरीके का, किसी भी चीज़ का, चाहे वो प्रॉपर्टी, लैंड टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, किसी तरीके का कोई टैक्स इन्हें नहीं देना पड़ता था। इनका काम क्या था, जो हमारे रिलीजन है और जो उस टाइम वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम था उसको कंट्रोल करना। इस क्लास का जो इन्फ्लुएंस, प्रभाव था वो पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर पूरी तरीके से था। हर कोई इनकी रिस्पेक्ट वगैरह करता था। पॉलिटिकल पावर जो थी वो भी इनके अराउंड में रहता था। भाई हाँ, इनकी बात आप नहीं नकार सकते, बात आपको माननी। सेकंड ग्रुप है हमारा नोबिलिटी, मीन्स राजा लोग, एरिस्टोक्रेट्स वगैरह। इसमें हमारे कौन कौन शामिल होते हैं, जो हमारे रिच लैंड ओनर्स वगैरह हो गए, ये सब हमारे इसमें इंक्लूड थे। ये भी लग्जरी हाउस में रहते थे, लग्जरी लाइफ जीते थे, बड़े बड़े मेंशंस, पैलेस, वहाँ ये लोग रहते थे। इन्हें भी किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। और इम्पोर्टेंट पोस्ट थी इनकी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर आर्मी में, वो जॉब्स इन्हें प्रोवाइड की जाती थी। लास्ट हमारा थर्ड स्टेट है कॉमन पीपल। मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी ना वो यही पीपल्स की थी। 98% के अराउंड पॉपुलेशन कॉमन पीपल थी वहाँ पे। इसमें हमारे फार्मर, आर्टिसंस, लेबर्स वगैरह यानी मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग इसमें इंक्लूड थे। इसके अलावा जो लोग एजुकेटेड थे बट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसे कि टीचर्स, लॉयर्स, मर्चेंट, ये सब भी इसमें इंक्लूड थे। ये सभी लोग टैक्स देते थे और इनका लाइफ का स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा था। इन्हें टॉर्चर भी किया जाता था। सबसे बड़ा टॉर्चर तो यही है कि इनसे टैक्स लिया जाता था भर भर के। जबकि जो हमारे फर्स्ट ग्रुप में क्लर्जी पीपल्स वगैरह थे उनसे, या फिर नोबिलिटी मीन्स लैंड ओनर्स, रिच बिजनेसमैन, इन सब से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। और जबकि हमारे जो थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल इंक्लूड है, इन सब से टैक्स लिया जाता था। ठीक है, पॉलिटिकल पावर इनके पास बिल्कुल भी नहीं थी। कुल मिला के इतना है, जो फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्जी और सेकंड यानी नोबिलिटी, इन दोनों से किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। जबकि जो थर्ड कैटेगरी, थर्ड ग्रुप में हमारे पीपल इंक्लूड थे, इनसे हमारा अलग अलग तरीके का, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, GST वगैरह, ये सब इनसे लिया जाता था।
इसमें हमारे अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया है। स्ट्रगल टू सर्वाइव क्या मतलब है इसका? रोटी का मसला, बेसिक नीड्स का फुलफिल ना होना। सोचो आप 18th सेंचुरी के फ्रांस में हो, वहाँ आम आदमी की जिंदगी है, जो थर्ड स्टेट के कॉमन पीपल हैं, उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है, बहुत मुश्किल है। जो लोग आम हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी लाइफ, उनकी जो बेसिक नीड्स है वही फुलफिल नहीं हो पा रही है। सबसे फर्स्ट इसमें है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, मतलब अब लोग और भी ज़्यादा है और उनके लिए खाना बहुत कम है। एग्जाम्पल से समझो, अगर एक थाली रोटी 5 लोगों के लिए थी पहले और खाने वाले 10 हो जाए तो सबका पेट कैसे भरेगा? सबको खाना कैसे मिलेगा? 5 ही रोटी हैं, सब तो नहीं उसको डिवाइड कर सकते, एटलीस्ट एक रोटी तो पर पर्सन को चाहिए ही। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि फार्मर्स हमारे टोटली वेदर पर डिपेंड करते हैं। अगर मौसम खराब हो गया, बारिश ना हुई तो भी फसल बर्बाद हो जाएगी, और एक्सट्रीम लेवल पे अगर बारिश हो गई तो भी फसल खराब हो जाएगी, जिससे फेमेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। फेमेन क्या मतलब होता है? जब हमारी भूखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हमारे खाने की 2 टाइम की रोटी का अगर गुजर बसर नहीं हो पा रहा है, दैट इज कॉल्ड फेमिन। मैंने इकोनॉमिक्स में आपको ये टर्म बहुत अच्छे से पढ़ाई है, फूड सिक्योरिटी चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में मैंने आपको ये टर्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि फेमिन क्या होता है, क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट होता है, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे बताया गया है हमें कि फ्रांस का जो मेन फूड था ना, वो था ब्रेड। जब भी फसल खराब होती है तो ब्रेड के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे फ्लड वगैरह आ गया तो जो कोविड के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि चीज़ें कितनी महंगी हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था, चीज़ें ऐसे मतलब भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक वैसे ही फ्रांस का जो मेन फूड था उस टाइम पे वो ब्रेड था। जब भी फसल खराब होती तो ब्रेड के रेट ऑटोमेटिकली वहाँ पर हाई हो जाते। जैसे पहले कोई चीज़ वहाँ पर 1 रुपए में मिल रही थी, और जैसे ही पता चला कि हाँ भाई लोगों को अब इसकी बहुत ज़रूरत है, तो वही चीज़ हमारी 2 रुपीज़ की हो गई या फिर 3 रुपीज़ की हो गई, कभी कभी उसके दाम 5 रुपीज़ तक भी गए हैं। आगे देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ पर वेजेस मीन्स मजदूरी, जो दिहाड़ी बोलते हैं अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो बढ़ी ही नहीं। मीन्स उनकी रोटी तो है, उसके दाम तो बढ़ गए, लेकिन जो लोगों की इनकम थी वो उतनी ही रही, इनकम बढ़ी ही नहीं। मीन्स महंगाई बढ़ती जा रही है और इनकम आपकी आज भी वही है। आप 2005 में 5,000 रुपये कमाते थे, आपका तब शायद गुजारा हो जाता था। 2025 में भी आप 5,000 रुपये कमा रहे हो, महंगाई तो ट्रिपल क्या 4 टाइम्स भी इंक्रीज हो चुकी है, बट आपकी जो इनकम है वो तो उतनी ही है। रिजल्ट क्या निकला इसका? लोगों को पेट भरने में अपनी बहुत मुश्किल हो रही थी। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रगल टू सर्वाइव। मीन्स हर दिन बस जिंदा रहना है और पेट भरने के लिए फाइट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया। ये भी हमारा ठीक इसी तरह है, स्ट्रगल टू सर्वाइव की तरह ही, कि जब सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाए। सबसे पहले तो ये बात समझो कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है। जब भी कोई आम आदमी अपनी बेसिक ज़रूरतें जैसे खाना, कपड़ा, मकान यही पूरी नहीं कर पाता और हर दिन उसे जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़े, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े, दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब देखते हैं फ्रांस के 18th सेंचुरी के एंड में ऐसा क्या क्राइसिस आया था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो हमारा है कि रिपीटेड पुअर हार्वेस्ट मीन्स फसलों का लगातार बर्बाद होना। 1770 और 1780 में कंटिन्यू 2 साल फसल बर्बाद हुई है। वहाँ के फार्मर्स मौसम पे डिपेंड करते थे, अगर बारिश कम हो गई या फिर सर्दी ज़्यादा हो गई तो क्रॉप खराब हो जाएगी। इसी वजह से जो फूड सप्लाई है वो भी बहुत कम हो गया था फसल बर्बादी की वजह से। आगे देखो, जो ब्रेड के प्राइस थे, मैंने आपको बताया लास्ट पॉइंट में कि जो ब्रेड है वो फ्रांस का मेन फूड था, उसके जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। वहाँ के लिए तो रोटी ब्रेड ही है, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। जब फसल बर्बाद होती है जब भी, तो मार्केट में अनाज की कमी हो गई, इसीलिए डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई। ब्रेड के दाम लगभग 67% इंक्रीज हो गए थे। मीन्स कल जो ब्रेड हमें 1 रुपए का मिल रहा था, आज वही ब्रेड सेम हमें 2 या फिर 3 रुपीज़ का मिल रहा है। तो ये हमारी टर्म डिमांड एंड सप्लाई की है। ये हमारे यहाँ पे रूल सेम ही है। अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और अगर सप्लाई कम है उस चीज़ की, तो महंगाई ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। आगे देखो, थर्ड पॉइंट क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ। खाने वाले ज़्यादा थे और रोटी कम थी। उस टाइम पर जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी ना, उसकी ग्रोथ रैपिडली बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुई। मीन्स खाने वाले लोग और ज़्यादा बढ़ते गए पर रोटी उतनी ही रही या फिर उससे भी कम हो गई।
इसी वजह से स्टारवेशन यानी कि भूख और भी ज़्यादा फैल गई, जिसकी वजह से वहाँ पर फेमेन अकाल भी पड़ गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वेजेस इंक्रीज नहीं हो रही थी, आमदनी इनकम जो है वो उतनी ही थी, महंगाई बढ़ती गई लेकिन किसी ने भी उनकी इनकम भाई उतनी ही है, आज भी उतनी है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब रोटी के दाम बढ़ गए थे पर पैसा उतना ही मिल रहा था। रिजल्ट क्या हुआ इसका, गरीब लोग अपना पेट भरने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, खाना, वो भी नीड्स वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। आगे देखो, फ्रस्ट्रेशन और एंगर, कोई भी चीज को इंसान कब तक सहता रहेगा, एक बार तो उसका गुस्सा निकलेगा ही ना बाहर। तो लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन है, चिड़चिड़ापन, लोगों का जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा हो गया था। जब रोटी मिलना मुश्किल हो जाए पर जो ऊपर के लोग हैं यानी क्लर्जी और नोबिलिटी वाले पीपल्स हैं, वो लोग आपके लग्जरी में रहते हो, आम लोगों का जो गुस्सा है वो ऑब्वियस ही है। सोचो जरा, आप एक शहर में रहते हो, वहाँ पे कुछ लोग तो इतने मतलब बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जी रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है, और उसी सोसाइटी के कुछ लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा। तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि उनका गुस्सा निकलेगा ही बाहर। लोगों की जो ये फ्रस्ट्रेशन थी, उनका एंगर था, सोशल अनरेस्ट था, और इसी सबसिस्टेंस क्राइसिस की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए ग्राउंड तैयार हुआ था। एक एग्जांपल से समझो, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और लंच में सिर्फ 10 ब्रेड लाई गई है, भूख सबको लगी है, खाना सबको खाना है, अब क्या होगा, कुछ बच्चे तो भूखे ही रह जाएंगे। अगर सबको एक एक भी मिला तो भी 10 ही बच्चों का तो पेट भरा, बाकी के 20 बच्चे तो भूखे रहेंगे, और लंच के जो दाम है वो डबल हो जाए तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे में फ्रांस के लोगों का हाल था, ज्यादा लोग हैं, रोटी कम है, प्राइस महंगे होते जा रहे हैं, इनकम आज भी उतनी ही है, इसी को हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। नेक्स्ट देखो हमें क्या दिया गया है, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। थर्ड ग्रुप या थर्ड स्टेट में मैंने आपको एक ग्रुप के बारे में बताया जो थोड़ा अलग था, मीन्स कॉमन पीपल में ही इंक्लूड था, बट उनके पास भी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी, उनके पास भी मतलब इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हाँ भाई वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो ग्रुप था हमारा बोर्गेसीज यानी मिडिल क्लास का ही था। कौन थे ये मिडिल क्लास के लोग, ये लोग आम किसान या फिर लेबर इनकी तरह गरीब नहीं थे, ये लोग मोस्टली एजुकेटेड और शहर में रहने वाले लोग थे। कौन कौन इंक्लूड है इसमें, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, टीचर, लॉयर, डॉक्टर्स, ये सब। मीन्स इनके पास थोड़ा पैसा तो था और एजुकेशन भी थी, लेकिन किसी तरह की कोई पॉलिटिकल पावर इनके पास नहीं थी। सिर्फ इतना था इनके पास कि ये हाँ अपना गुजारा कर पा रहे हैं, अपनी बेसिक जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर पा रहे हैं, लेकिन लग्जरी लाइफ जैसा इनके पास भी कुछ नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनलाइटमेंट आइडिया से इंस्पायर्ड। यूरोप में उस टाइम पे एक नई सोच सी चल रही थी जिसको नाम दिया गया एनलाइटमेंट। इसका क्या मतलब होता है, एक ऐसी मूवमेंट जो कहती है कि इंसान को अपनी अक्ल का, अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि सब इक्वल होते हैं, फ्रीडम और ये जो ह्यूमन राइट्स हैं वो सबको मिलने चाहिए। कुछ फिलोसोफर्स थे जैसे कि जॉन लॉक, इनके आइडियाज ने मिडिल क्लास को बहुत इंस्पायर्ड किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रस्ट्रेशन यानी अपर क्लास प्रिविलेजेस। मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात पे था, जो क्लर्जी हैं फर्स्ट एस्टेट और नोबिलिटी सेकंड एस्टेट, ये किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देते और हमसे हर तरीके का टैक्स लिया जाता है। सारे टैक्सेस जो हैं वो थर्ड एस्टेट मीन्स आम लोगों और मिडिल क्लास पर ही लगाए जाते थे। मतलब जो भी एजुकेटेड और हार्ड वर्किंग लोग थे उन्हें टैक्स देना पड़ता था और पावर उनके पास किसी तरह की थी नहीं। इस बात का उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा था। नेक्स्ट है पॉइंट, डिमांड फॉर चेंज। तब मिडिल क्लास ने सोचा ऐसा क्यों चले, हम एजुकेटेड हैं, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमेशा हमसे ही टैक्स लिया जा रहा है और हमेशा नीचे वाली क्लास में ही रखे जाते हैं हम। हमें भी इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, प्रिविलेजेस इनका दर्जा चाहिए। हमें भी मीन्स इक्वल राइट्स चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ हमें भी चाहिए। भाई जब हम टैक्स दे रहे हैं, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमें बराबरी का क्यों ना मिले। एक बार मैं एक ओवरऑल समरी बता देती हूँ इस पूरे टॉपिक की। फ्रांस में उस टाइम एक सोसाइटी थी जो 3 ग्रुप में डिवाइडेड थी, जिसे बोला गया एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में थे हमारे चर्च वाले और क्लर्जी और रिच पीपल जो कि टैक्स फ्री थे, जिन्हें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता था। सेकेंड एस्टेट में हमारे थे नोबिलिटी यानी राजा लोग जो लग्जरी लाइफ जीते थे, ये भी टैक्स फ्री। थर्ड वन जो आम लोग थे, फार्मर्स, लेबर्स और मिडिल क्लास के लोग, ये सभी टैक्स देते थे और उनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल थी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। आगे हमें बताया गया इनइक्वालिटी,
इनइक्वालिटी होगी तो फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होगी, लोगों में गुस्सा भी बहुत होगा। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पीपल्स थे वो लोग तो मज़े कर रहे थे, बट जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनका हर दिन एक स्ट्रगल के साथ शुरू होता था और एक स्ट्रगल के साथ ही ख़त्म होता था। इसीलिए थर्ड स्टेट के कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में भी थे। नेक्स्ट, स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी रोटी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। गरीब लोगों की जो इनकम है वो उतनी ही थी, लेकिन रोटी महंगी होती जा रही थी। इसका रिजल्ट क्या निकला? हंगर, भुखमरी, पॉवर्टी, गरीबी और स्ट्रगल। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मीन्स जब लोग अपनी बेसिक नीड्स, खाना, कपड़ा, मकान यही पूरी नहीं कर पाते तो इसे हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। फ्रांस में ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा फैल गया था, यहाँ पर लोग भूख की वजह से मरने लगे थे। सोसाइटी में गुस्सा और टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो एजुकेटेड थे, जो शहरों में रहते थे, वो इंस्पायर हुए एनलाइटमेंट के आइडियाज से। मिडिल क्लास के लोगों ने ही डिमांड की कि सब इक्वल होना चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। यही सोच बनी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन का फ्यूल, मीन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मेन रीजन था वो यही था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपको इस टॉपिक में कहीं कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। कल हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। बाय बाय।